जेईई मेन में परफेक्ट 300 आउट ऑफ 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। DKT Engineering, a daily knowledge track platform for JEE aspirants. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुशील कुमार सुमन। आई बिलोंग्स टू रांची और मैं झारखंड का एक छोटा सा गांव करिहारी से बिलोंग करता हूं जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में मैं यहाँ चर्चा करूँगा और मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी, मैं किस तरह से जॉब के साथ में प्रिपरेशन किया। क्योंकि मैं भी जॉब में था, मेरी भी क्लासेस होते थे, 8 से 9 घंटे की क्लासेस होते थे, तो मैं टाइम मैनेजमेंट कैसे रखा इन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। देखिए, प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले टोटली आप हर चीज़ों को बंद कर दीजिए। अराउंड 2 मंथ फुल्ली डेडिकेशन के साथ 10 से 12 घंटा आपको पढ़ाई करने की जरूरत है प्रीलिम्स से पहले। बट उसके पहले जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि 4 to 5 आवर्स आप निकाल सकें सर। जैसा मैं अपना स्ट्रेटजी बताऊं सर, तो आपको मेरी सैटरडे संडे क्लासेस होती थी, तो मैं सैटरडे संडे क्लास लेने के लिए जाता था, फ्राइडे को निकलता था, मंडे को वापस आता था और बाकी टाइम जो है 3 से 4 दिन जो वीक में मिलते थे उसको मैं फुली यूटिलाइज करता था पढ़ाई में। ये था मेरा प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी। मॉर्निंग का टाइम बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम होता है, तो मॉर्निंग का टाइम बहुत ज़्यादा यूज करें आप। तो मेरा कोशिश यही रहता था कि मॉर्निंग की टाइम में यूज कर पाऊँ। जैसे मैं मॉर्निंग वेकअप मतलब उठ जाता था, मैं 5:30 से 6 बजे के बीच उठ जाता था और 6:30 बजे तक हार्डली मैं मॉर्निंग वॉक करके 6:30 बजे मैं पढ़ना बैठ जाता था। चाहे मैं कितना जल्दी उठूँ, मैं 6:30 बजे हार्डली में पढ़ना बैठ जाता था। 6:30 से 9:30 बजे तक 3 घंटे की मेरी लगातार पढ़ाई होती थी और 3 घंटे की वो लगातार पढ़ाई बहुत ही मायने रखता था, क्योंकि वो आपको दिन भर फ्रेश रखता है। तो 9:30 बजे तक मैं लगातार पढ़ाई करता था। उसके बाद ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर द ब्रेकफास्ट 10 से लेकर के 1 बजे तक फिर 3 घंटे की मेरी लगातार पढ़ाई होती थी। फिर 1 से 2, 2:30-3 बजे तक मैं पढ़ता नहीं था। उसमें लंच किया, अपना थोड़ा सा जो है सोशल मीडिया वगैरह भी देख लिया, थोड़ा सा मन किया तो गाने वाने भी सुन लिए, इस तरह से करता था। फिर 3 से लेकर के 6 बजे तक वो 3 घंटे की मेरी पूरी पढ़ाई अच्छी होती थी और फिर 6 बजे मैं घूमने के लिए निकल जाता था। शाम को मैं अपने घर वालों से बात करता था 6 बजे, मैं अपने फियांसे से बात करता था 6 बजे के बाद। तो हर चीज़ का टाइम टेबल होता है, आपकी लाइफ पार्टनर है उनको भी टाइम देना है, तो हर चीज़ का टाइम टेबल होता है। तो 6 से 7 में जो है टाइम रखा था इन चीज़ों के लिए, घर वालों के लिए टाइम रखा था। फिर 7 से 9, 9:30 बजे तक मैं फिर से पढ़ाई करता था एंड 9:30 बजे के बाद मैं सोशल मीडिया पूरा यूज करता था। सोशल मीडिया भी यूज करते थे, बहुत सारे करंट अफेयर्स मिल जाते थे मुझे व्हाट्सअप में, बहुत सारे जो है फेसबुक पे करंट अफेयर्स मिल जाते थे, बहुत सारे चैनल बने हैं उस पर मैं कुछ पढ़ लेता था। तो बहुत सारे चैनल का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिससे मैं करंट अफेयर्स बहुत सारा पढ़ता था मैं चीज़ें, क्योंकि मेरी सेल्फ स्टडी रही है, सेल्फ प्रिपरेशन रहा है, तो मैं ज़्यादा यूज करता था। सोशल मीडिया को आप पॉजिटिव वे में यूज करें, नेगेटिव वे में यूज नहीं करें, क्योंकि सोशल मीडिया को अगर आप नेगेटिव वे में यूज करेंगे सर तो वो बहुत ही घातक हो जाएगा। तो एक टाइम टेबल रखें, जैसे मैं 9:30 बजे रात के बाद में ही टाइम टेबल रखा था इस सब चीज़ों का, और हार्डली मैं 10 साढ़े 10 बजे सो जाता था। तो यही मेरी डेली की रूटीन रहती थी और इसी रूटीन को मैं फॉलो करते हुए पढ़ाई करता था। तो जो भी आप जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं, मैं बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी को बहुत ज़्यादा यूज कीजिए। हॉलीडेज, जैसे मान लीजिए आज दुर्गा पूजा की छुट्टी है, आज दीपावली की छुट्टी है, आज इसकी छुट्टी है, आज संडे है, आज सैटरडे है, तो ये जो छुट्टियाँ मिल रही है आपको, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस समय जो है हम अपने आप को बंद कमरे में ही रखें, मतलब क्वारंटाइन वाला माहौल रखिए उस समय कि हम क्वारंटाइन रहें, ताकि ज़्यादा आपकी पढ़ाई हो सके, प्रोडक्टिव निकल सकते आउटपुट। एंड जब भी आप ऑफिस से आते हैं उनके बाद का टाइम ज़्यादा निकालिए, तो डेली रूटीन में जो है शामिल कर लीजिए 3 to 4 आवर एटलीस्ट, जो वर्किंग है 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट डेली का पढ़ाई हो जाए आपका, और सैटरडे संडे 8 to 9 आवर्स या मतलब 10 घंटे का पढ़ाई हो जाए आपका सैटरडे संडे। तो अगर आप इस तरह से टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस से बहुत अच्छा पढ़ाई हो जाएगा आपका और बहुत अच्छी रैंक भी आएगी आपकी। कोई ज़रूरी नहीं कि जो है दिन रात पढ़ने की ज़रूरत है, बट हाँ एक कंटिन्यूटी मैनर में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। कंटिन्यूटी बहुत बड़ा चीज़ होता है सर। अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रख रहे हैं कोई भी चीज़ों में तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कभी किन्हीं को जल्दी मिल जाता है, किन्हीं को देर से मिलता है, और नहीं मिलेगा तो आप सीखेंगे बहुत कुछ।
है ना। इसलिए पॉजिटिव ही रहेंगे आप लाइफ में, नेगेटिव कभी नहीं रहेंगे। इसलिए इन चीज़ों पे नहीं सोचना है कि सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा। जब होने का होगा सिलेक्शन तो होगा ही। आप मेरी जर्नी से ये बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि मेरा जो है 3-3 बार लगातार इंटरव्यू तक पहुंचा मैं। तो आप फाइट लड़ना बंद नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा लड़ना है आपको। अपने आप को ऑर्गेनाइजेशंस में, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सोचिए। जैसे मैं कभी डीमोटिवेट होता था पढ़ाई के दौरान, तो मैं सोचता था कि अगर सिलेक्शन होगा तो कितना अच्छा मेरे मम्मी पापा एंजॉय करेंगे, मेरे भाई बहन कितना एंजॉय करेंगे, मेरी वाइफ कितना एंजॉय करेगी, ये सब जो उसमें फियांसी थी तो किस तरह से एंजॉय करेगी। तो मतलब कहने का है कि आपके फैमिली मेम्बर्स किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, तो कितना अच्छा फील होगा, लोग कितना आदर के भाव से आपको देखेंगे कि चलो पढ़ा लिखा अच्छा किया। तो इस तरह से मोटिवेशंस आता था अंदर से। जब भी आपको डीमोटिवेशन लगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जब भी लगे कि आप छोड़ देना चाहिए, उस समय आप सोचिए कि लाइफ में मुझे एक मौका मिला है, शायद मैं अगर पढ़ूंगा कुछ कर जाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे आने वाला जनरेशन या मुझे देख करके जो सीख लेंगे आने वाले जनरेशन कि इन्होंने इतनी स्ट्रगल करके अचीव किया है, तो मैं स्ट्रगल क्यों ना करूं। तो आपको देख करके आपके समाज पूरा चेंज हो सकते हैं सर। तो ये सब चीज़ें एक मोटिव का होना जरूरी है, मतलब मोटिवेशंस के लिए एक मोटिव का होना बहुत जरूरी है। और वो मोटिव आपका अपना पर्सनल होगा, सबका अपना पर्सनल होता है मोटिव। किन्हीं को स्पार्क एनर्जी किन्हीं के बोलने से मिलती है, किन्हीं के स्पार्क एनर्जी डिमोटिवेशन कोई कर दिया तब मिलती है। तो कहने का सेंस है सबका अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग तरीके हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अपना खुद बनाइए, अपना टाइम टेबल खुद बनाइए, बट मेक श्योर उस टाइम टेबल में आप ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्टिव आउटपुट निकाल सकें, तभी आपका जो है डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, टेस्ट सीरीज आपको लगाना ही है। टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से गंभीरता के साथ लेना है। एंड यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, चूँकि आप गेजेटेड ऑफिसर्स बनेंगे तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ जाती है। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। आप जो है पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग में आप शामिल रहेंगे, डिसीजन मेकिंग का बॉडी रहेंगे आपको। तो यही डिफरेंस है आपके ईएससी में और पीएसयूज में। डेफिनेटली पीएसयू में पैसे सैलरी ज़्यादा मिलते हैं एंड पीएसयू में आपके अलाउंसेस भी ज़्यादा मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको पावर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। आपको यहाँ डिसीजन ले सकते हैं, खुद का डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कितना नॉलेज है उस नॉलेज को एक्सप्रेस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी जैसे बड़े संस्था ऑर्गेनाइजेशन ही देती है आपको। तो यूपीएससी का टैग लगना एक अपने आप में मायने रखता है और बहुत मेहनत करेंगे तो ज़रूर यूपीएससी के गेट तक पहुँचेंगे हम सब। तो ये हमेशा सोच रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्टिव टाइम को यूज करें और कोशिश यही रहना चाहिए आपका कि कभी डीमोटिवेट ना रहें। और कभी आपको डीमोटिवेशन फील होता है तो आप सोचिए कि आपसे नीचे वाला है वो कैसे जी रहा है। और कभी भी आपको लगे कि नहीं आई एम द बेस्ट, तो अपने ऊपर वाले के बारे में सोचिए कि वो इतना अच्छा कैसे कर गया, हमको और अच्छा करना चाहिए। तो एक बैलेंस लाइफ आपको बनी रहेगी, ना आप डिमोटिवेट होंगे ना ही बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर के सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, कंट्रोलर वे में चलना चाहिए। अगर आप कंट्रोलर वे में चल रहे हैं तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। एंड वन मेक श्योर, मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि सक्सेस एंड अनसक्सेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, योर परमानेंट इज बिहेवियर। अपने बिहेवियर को कभी नहीं खोएं, हेल्पिंग हैंड रखें। आने वाले जनरेशन्स के लिए हेल्पिंग हैंड बहुत ज़रूरी है। वो किन्हीं को लग रहा होगा कि शायद सेल्फ प्रिपरेशन से मैं नहीं कर सकता, कोचिंग लेना ही बहुत ज़रूरी है, तो मेरी जर्नी से सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कभी भी लाइफ में कोचिंग नहीं लिया ईएससी के लिए, मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कभी भी कोचिंग नहीं लिया है। मैंने वन टाइम सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस लिया था, बाकी दोनों बार मैंने इंटरव्यू गाइडेंस कोर्स नहीं लिया। तो ये मेरी जर्नी रही एंड आई होप आप लोग जो है मेरी जर्नी से बहुत कुछ सीखे होंगे। एंड डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ बने रहना चाहता हूँ लाइफ में। और कभी भी किसी तरह का अगर हेल्प चाहिए मुझसे अगर कोई हेल्प बन पाएगा तो मैं आपके साथ में हमेशा रहूँगा। मैं आपको हमेशा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ जो है अगर आपको लगे कि नहीं मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मेरे लिए स्वाभाविक की बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।